हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि आपसे बेहतर आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो पहले खुद का ध्यान रखना तो सीखो यार। चलो स्माइल करो, और सिर्फ होठों से नहीं, दिल से स्माइल किया करो। हाँ, नहीं तो आय हाय 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 हाय। जो नहीं किए हो कर लेना, और शीशे में देख कर करना, इश्क हो जाएगा खुद से। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तू। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आरव माया को कुछ सच्चाई बताता है, और वो सच्चाई जैसे माया के लिए किसी टीस, किसी दर्द, किसी बेइंतहा भरी गई चोट से कम नहीं थी। आखिर कैसे वो मान सकती थी कि जिस आयशा को उसने एक बार दोबारा से ट्रस्ट किया, जिस आयशा की बातों में उसका दिल आ गया, जिस आयशा पर आंख बंद कर यकीन करना उसके दिल की पहली पुकार थी, वो आयशा अपने हंसी के पीछे, अपने बचपने के पीछे माया सहगल को छल सकती थी। लेकिन जो दलीलें थी, जो दस्तावेज थे, वो झूठे नहीं थे। वो कतई झूठ नहीं बोल रहे थे। और आरव ने देखा कि माया अपने ही ख्यालों में गुम है, और उसकी ओर देखते हुए एक लंबी खामोशी के बाद वो कहता है, चलो कहीं चलते हैं, आज एक आर्ट एग्जीबिशन है ग्रीनवे गैलरी में। माया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकावट थी, और उस थकावट में एक अनकहा संकोच। नहीं, आज नहीं आरव, थक गई हूँ। थक चुकी हो या टूट चुकी हो? आरव की आवाज धीमी थी, लेकिन कोई झिझक नहीं थी, जैसे वो बखूबी माया को जानता हो। माया कुछ नहीं बोली, और आरव कुर्सी से उठा, चलकर खिड़की के पास चला गया। माया, छुप कर रहने से तो कोई बच नहीं जाता। देखो, तुमने तो खुद को गुमनाम रखने की इतनी कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम्हारी हर राज, तुम्हारे सारे अंतर्मन इस दुनिया के सामने रख ही दिए गए, चाहे ऐसे नहीं तो वैसे। माया अब उसकी ओर देख रही थी। आरव ने फिर कहा, अब क्या है छिपाने को? कम से कम उस घुटन के बाहर आओ जिसमें तुमने खुद को बंद कर रखा है। आखिर कब तक दूसरों की सजा खुद को देती रहोगी माया? पहले मैंने तुम्हें छला, फिर किसी और ने, और अब तुम एक बार फिर से चली गई हो। आखिर अब कितने साल खुद को बंद रखोगी? क्यों तुम्हारे जिंदगी में एक ही पैटर्न है जिसे तुम दोहराना चाहती हो? माया की आंखें कुछ कहने को रही, पर शब्द जैसे दरारों में खो गए थे। उसने धीरे से खुद से कहा, वो सब जो हुआ, मुझे अब भी समझ नहीं आता वो इत्तेफाक था या कोई तयशुदा खेल। पर एक बात तय है, अब उस नाम को याद करना भी मेरे भीतर को जिंदा करता है। और वो जिंदा चीज क्या मुझे इस तरह चोटिल कर सकती है? आरव उसके पास आया और बेहद शांत आवाज में कहता है, शायद वही सबसे बड़ी त्रासदी होती है जिसे हम प्रेम कहते हैं, और वही सबसे अधिक चुभने वाला। मैं महसूस कर सकता हूँ कि एक बार फिर से शायद तुम्हारा मन समर्पित हो रहा था, है ना माया? माया ने सिर झुका लिया, शब्दों से इनकार नहीं किया और आंखें उठाकर इकरार की इजाजत नहीं दी। उसकी हथेलियां अब थक चुकी थी, सच्चाई को समेटने से, झूठ को पकड़ने से, और उन पलों को ढूंढने से जो अब सिर्फ था बन गए थे। खिड़की के बाहर शाम ढलने वाली थी, और इसके साथ दोपहर का समय बीतने वाला था। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान
सब कुछ बहा ले गया हो और अब बस मलबा बचा हो। माया वहीं बैठी रही। स्क्रीन पर चमकते नाम उसकी पलकों में जैसे हमेशा के लिए दर्ज हो गए थे और आरव चुपचाप समझ रहा था। कुछ चोट गहराई से लगती है पर लहू नहीं बहता। कमरे की खामोशी के भीतर घड़ी की टिक टिक माया के भीतर बीतते समय की आहट सी लग रही थी। आरव ने जाने के बाद माया किसी मौन स्वीकृति में समा गई थी। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने आरव से कहा था, ठीक है मैं चलूंगी एग्जीबिशन में। ठीक वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले दस्तखत करता है। नतीजा कुछ भी हो, उसके स्वर में कोई उत्तेजना नहीं थी, कोई दिलचस्पी भी नहीं, बस एक अजीब सी स्थिर और सहमति थी जो विरोध नहीं करती थी। अब शब्द नहीं, निर्णय खुद शांति में उतरते थे। आरव चला गया, रात के लिए पिक करने का वादा करके, और माया ने दरवाजा बंद करते हुए जैसे खुद को भी भीतर कहीं बंद कर लिया था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़कर गेस्ट रूम में जाती है। वही गेस्ट रूम जहां हाल ही में कोई बीमार लड़की सोई थी, जहां खिड़की पर रसगुल्ले पर्दे थे, जहां तकिए पर हल्के से तेल की गंध थी, जहां बिस्तर की सिलवटें अब भी किसी और की उपस्थिति कह रही थी। और अपने कमरे से भी कुछ समेट लाई थी माया। वहीं अलमारी खोली और एक एक कर वो सारे कपड़े निकालने लगी जो बचे थे या शायद आयशा ने अनजाने में छोड़ दिए थे। फिर आने के वादे लिए। फिर धीरे धीरे वो अपने कमरे में गई, जहां तकिए के कवर में अब भी एक छोटी सी चिड़ियों के बाल फंसे थे। शायद उस सुबह के जब बाल सुलझाते हुए माया ने हल्के से उंगलियां फिराई थी। माया ने तकिए को देखा, कुछ नहीं कहा, बस उसे भी उठा लिया। धीरे धीरे उसने अपने और आयशा के साझा किए हर स्पर्श, हर कोने, हर रेशों को तलाशा जिस पर उसके होने की कोई छाया रह गई हो। उसके बाद माया वॉशिंग मशीन के पास पहुंची। गेस्ट रूम के अपने कमरे के सारे चादर, तकिए के कवर, टॉवेल्स, कपड़े, सब सारे कपड़े मशीन में डाले और ढक्कन बंद करते हुए उसने जैसे कोई दरवाजा अपने अंदर भी बंद किया। डिटर्जेंट डाला, लेकिन वो महज सफाई नहीं कर रही थी, वो उस गंध को मिटा रही थी जो सिर्फ शरीर की नहीं थी। वो गंध स्मृतियों की गंध थी, गीले बालों में बसती एक नजदीकी की गंध थी। वो गंध जो माया को बिस्तर के दोनों छोर पर खींच लाती थी, जो उसे सोने नहीं देती थी, जो उसे बेचैन करती थी, जो उसे आयशा के करीब रखती थी और जो उसे सुकून देती थी। बटन दबाने से पहले उसकी उंगलियां ठहर गई थी। कुछ पल तक उसने वॉशिंग मशीन को देखा। वो स्थिर सिलेंडर अब स्मृतियों का समाधि स्थल लग रहा था। क्या एक गंध मिटा देने से कोई रिश्ता मिट जाता है? उसकी अंतरात्मा ने उससे सवाल मांगा था। मशीन ऑन हुई, आवाज आई पानी गिरने की, घुलते हुए साबुन की, और भीतर कहीं माया के सीने में कुछ भीगने लगा था। वो वहीं बैठ गई वॉशिंग मशीन के सामने। उसका चेहरा मशीन से निकली भाप की हल्की गर्माहट से गीला हो रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी सूखी थी। पर दिल का क्या? दिल वो तो उस मशीन की तरह ही घूम रहा था, घूमता घूमता बार बार उसी बिंदु पर लौटता हुआ जहां वो मानना ही नहीं चाहता था
एक बार फिर से चली गई है कोई लेखिका। उसे याद आ रहा था एक सुबह आयशा ने यूं ही कहा था, माया मैम आप ना बहुत साफ सुथरी हैं, फिर भी आपके बिस्तर पर घर जैसा लगता है। अब माया उस घर जैसी अनुभूति को ही धो देना चाहती थी, हटा देना चाहती थी। घंटे भर बाद जब मशीन रुकी, माया ने कपड़े को निकाला। भीगे हुए कपड़े की गंध में अब भी हल्की सी आयशा बाकी थी। नहीं, अब नहीं। उसने कपड़े उठाते हुए खुद से कहा, धूप में उन्हें फैलाते हुए हर कपड़ा जैसे कोई सजा थी, हर चुनरी हर चादर जैसे एक कहानी की गवाह, जिसे हम मिटा देना जरूरी था। देर शाम जब माया तैयार हुई, हल्के नीले रंग की जॉर्जेट साड़ी, बिना किसी कहने के उसने बाल खुले छोड़े, जैसे अपने भीतर की उलझनों को बाहर बहने की अनुमति दे रही हो। आरव आया, गाड़ी का हॉर्न बजा। माया ने दरवाजा खोला, बाहर आई और दरवाजा बंद किया, और पीछे वो घर रह गया जिसमें अब कोई गंध नहीं थी। पर क्या वाकई कभी कभी लोग जाते हैं, बस उनकी मौजूदगी धुल जाती है, पर एहसास वो वॉशिंग मशीन से नहीं निकलते। एहसास की डोर को धोने का कोई मार्ग नहीं है, जिसे हमने मिटा देने की ठानी वही अक्सर सबसे गहरे रह जाता है। माया ने गाड़ी में बैठते हुए खुद को ये बात कही थी, जैसे खुद को ही ये बात समझा रही थी कि जो आज उसने किया था उससे गंध जा सकती थी, उससे वो झनकार जा सकती थी जो उसकी मौजूदगी की एक कहानी कहती है, लेकिन उससे आयशा नहीं जा सकती थी। आयशा तो अंतरात्मा में बसी एक नाम, उसका जाना इतना आसान कैसे हो सकता था? उसका जाना इतना आसान नहीं था। और धीरे धीरे चुप्पी जैसे दलील बनती जा रही थी। कुछ चेहरे होते हैं जो हलचल नहीं मचाते, बस मौन से कमरे को झुका देते हैं। सांझ की चुप्पी में भरी गली, दीवालों पर फैली रोशनी की लकीरें जैसे शब्द के बिना कोई कविता कह रही हो। शहर की सबसे प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी के सामने जब वो रुकी, तो अनायास ही कैमरा उसकी तरफ मुड़ गए थे। सभी कैमरे जैसे उस एक चेहरे के दीदार के उतावले थे, और शाम को कला का उत्सव नहीं, एक स्त्री की वापसी दर्ज होनी थी। माया सहगल की वापसी, इस दुनिया में फिर से कदम रखने की वापसी। गेट पर हलचल बढ़ी। कई चैनलों की ओवी वैंस, कैमरा पर्सन, फोटो जर्नलिस्ट और बेरियर ने दोनों ओर फैला कौतूहल। मैडम आ रही है, हटिए जरा। सर उनके साथ कोई और भी है? क्या वही फेमस लेखिका है? क्या वो पेंटिंग उन्हीं की जिंदगी पर है? अंदर जाते ही कैमरे की फ्लैश लाइट एक पल को तड़प उठी, और फिर एक गूंजता स्वर उठा। आरव माया को पीछे किए सामने आता है। नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज। मिस इज हियर एज एन आर्टिस्ट, काइंडली मेंटेन प्राइवेसी। आरव ने मीडिया को बड़े सलीके से रोक रखा था। उसकी आंखें, आवाज और मुद्रा में वो आत्मविश्वास था जो एक गहरे रिश्ते की रक्षा कर रहा था। माया आज कोई चुप रहने वाली औरत भी नहीं थी। आज उसकी चाल में धैर्य नहीं, दावा था। दावा कि वो किसी भी जगह खड़ी हो, उस जगह पर अपना वर्चस्व छोड़ सकती है।
और कंधे पर ढलकते बाल, साड़ी और आंखों में ढलती रोशनी की तीखी नमी। कदम अंदर रखते ही लगा जैसे कमरे का गुरुत्वाकर्षण बदल गया हो। कई पेंटिंग्स खुद अपनी जगह संवरने लगी थी। आखिर माया आ गई थी। भीतर दीवार एक कहानी कह रही थी। हर दीवार पर कई अंग उकड़े थे। कभी स्याह स्याही में डूबी परछाइयां, कभी अधजले, कभी खोई हुई खिड़कियां। हर चित्र जैसे किसी टूटे स्पर्श का प्रमाण पत्र हो। माया चुपचाप दीवारों के साथ चल रही थी। हर चित्र से कुछ पल ठहर संवाद कर रही थी, जैसे हर संवाद उस चित्र के साथ जीवंत हो रहा हो। हर रंग की गहराई में कुछ खोया हुआ ढूंढ रही थी वो। आरव ने पास आकर धीमे से कहा, वापसी बारी तो थी, पर देखो तुमसे ये दीवारें अब भी डरती है। माया मुस्कुराई नहीं, पर उसकी आंखों में एक हल्की लहर छा गई थी। मैं यहाँ डराने नहीं, जवाब देने आई हूँ आरव। और हाँ, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे सब मुझसे डरते हैं। और क्या जवाब है तुम्हारे पास? वो जो अब तक सवालों की तरह चुपते थे। जवाब देने में समय लगता है, और तुम लोग चाहते हो कि मैं तुरंत ही जवाब तैयार कर लूं। ऐसा नहीं होता। इसी बीच गैलरी के अंदर किसी ने आरव को पुकारा, और आरव माया से इजाजत ले वहां से चल जाए। आरव के जाने के साथ ही माया एक बार फिर से उन चित्रों के संवाद में खो गई थी। और इसी बीच जैसे गैलरी की हवा थमी, एक जोशीला आवाज, एक परिचित महक और एक गर्माहट जो माया की पीठ के करीब महसूस हुई। माया? माया ने पलट कर देखा। सामने वही सुकून था जो अब सीने में चुभ रहा था। चेहरे पर अलग ही चमक थी आयशा की, आंखों में जीत की लहर और होठों पर वो मुस्कान जिसे माया ने कभी शब्दों में नहीं गढ़ा था। आयशा दौड़ कर आई और उसे जकड़ लिया, जैसे उसकी सफलता का सबसे सच्चा स्पर्श माया हो। कुछ पलों तक माया ने न कुछ कहा, न सुना, बस आयशा की बाहें अपने इर्द गिर्द महसूस करती रही। पर आज की माया वही माया नहीं थी जो रात को आयशा की बुखार पर भीग जाती थी। आज की माया उस गहराई में लौट चुकी माया थी, जहाँ स्पर्श अब अग्नि उत्पन्न करते थे, जहाँ स्पर्श अब चोटिल करते थे, जहाँ स्पर्श अब घृणा के कारण थे। किसी ने धीमे से कहा, यही है ना वो रिपोर्टर जिसने इंटरव्यू किया था? सुनने में आया है कि माया सहगल के राज बेचने का बड़ा ऑफर मिला है इसे। माया के होठों पर कुछ कंपन हुआ, और इसके साथ जैसे कुछ सच ऐसे थे जिससे अब सांस लेना भी भारी हो रहा था उसके लिए। उस भीड़, कैमरे और स्याही के शोर में जैसे हर आवाज कानाफूसी कर रही थी। हर आवाज आयशा के छल का प्रमाण दे रही थी। दिल लाख चीख रहा हो माया का। बाहरी आवाज पर आज उसके कान खड़े थे, और अंतरात्मा की आवाज से कोई राब्ता नहीं रखना चाहती थी आज की लेखिका। और अंततः उसने देखा, माया अपनी चुप्पी को गूंजदार महसूस कर रही थी। कैमरे उसकी तरफ मुड़े थे, लोगों की आंखें इन दोनों पर चमक रही थी। आयशा आज आकाश थी, पर माया वो धरती थी जिसे फट जाना आता था, पर फिर भी वो पकड़ बना कर रखती है।
और कोई नहीं जानता था उस गले लगने में एक पल की जीत थी। एक पक्ष जीत महसूस कर रहा था और दूसरे की पराजय चुपचाप लिखी जा रही थी। उस छुअन में शब्द अपनी रफ्तार नहीं मांग रहे थे, शब्द अपना अस्तित्व नहीं ढूंढ रहे थे, पर जब उन्हें ठुकराया जाए तो सबसे ज्यादा शोर शब्दों का ही होना था। गैलरी की दीवार पर फैली रोशनी अब माया को फीकी नजर आ रही थी। माया के चेहरे पर वो ठंडी कठोरता थी जो किसी गहरे भरे हुए दुख की अंतिम परत होती है। और ठीक उसी क्षण जब आयशा ने अपने सारे सुख, सारी आशा समेट कर उसे गले लगाया, माया ने खुद को बेहद मजबूती से पकड़ा, खुद को अंदर से थामा और अपने दोनों हाथों से जोर से अलग कर दिया था आयशा को, जैसे वो उसके करीब रहना गुनाह समझती हो। आयशा के बदन से उसकी बाहें हटा दी गई थी, जैसे किसी गलती को झटक कर दूर किया गया हो। माया के चेहरे पर एक अजनबी घृणा दिखी थी आयशा को, और उसके हाथ उस गले के चारों ओर फिले, जहां थोड़ी देर पहले माया के हाथ अनायास ही बंध गए थे, जैसे कोई उस स्पर्श को फिर से महसूस करना चाह रहा। और आयशा ने देखा माया हर उस जगह को जहां आयशा के हाथ पड़े थे अपने बदन से हटाना चाह रही थी, अपने बदन से झकझोरना चाह रही थी, जैसे कोई अपने ऊपर से कीचड़ हटा रहा हो। कुछ ऐसा जो उसे समझ नहीं आया। वो एक क्षण में जैसे बदल गई थी। माया सहगल की आंखों में अब वो तपन नहीं थी, वो आत्मविश्वास नहीं था, उसकी जगह कुछ और थी। उसने खुद को बाहों से रगड़ा, जैसे आज कुछ अशुद्ध हो गया था किसी छुअन से माया के अंदर, और किसी लोहे की तरह ठंडे शब्द में उसने इतना ही कहा, Who the hell are you? कौन है आप और इस तरह गले क्यों पड़ रही हैं मेरे? जैसे कि आयशा को पहचानना तक नहीं चाहती हो वो। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।